कल की क्लास में हमने जनगणना में कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे। एक तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लिंगानुपात, जनसंख्या वितरण। उसके बाद हमने पढ़ा था लिंगानुपात। लिंगानुपात पढ़ा था ना। उसके बाद में हमने जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर भी पढ़ा था ना। लिंगानुपात जनघनत्व, कल की क्लास में जनघनत्व पढ़ा। जनघनत्व, जनघनत्व क्या होता है? नॉर्मली इनको रिपीट करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाई? जनघनत्व कहलाई। जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या था? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र। शाबाश। उसके बाद में आप 3 क्वेश्चन जरूर याद रखो कि औसत जनघनत्व कितना था हमारा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में बेटा सर्वाधिक जनघनत्व वाला याद रखो, बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में न्यूनतम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर आई बात जनसंख्या वृद्धि दर की। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है बेटा? 1000 व्यक्तियों के पीछे जनसंख्या में हुआ परिवर्तन ही क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर है, एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय। ओके, इतनी बात। फिर जनसंख्या वृद्धि दर में 4-5 मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जनगणना में रही? 1971 की जनगणना में रही। और वो कितना रही? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 24.80%। और दिव्या, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस में रही थी? 1921, -0.31%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971 की जनगणना में रही। उसके पीछे मूल कारण बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना था। और 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर में प्रथम विश्व युद्ध और महामारी, ये मूल कारण माने गए हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर को 1921 वाली जनगणना को जनसंख्या में महान विभाजन का वर्ष, और सर्वाधिक जनसंख्या थी 1971 की जनगणना, उसे जनसंख्या में विस्फोट का वर्ष। बावली में क्या देख रही है? मैं तो सामने ही दिख रही हूँ तने, या बैठी बैठी कैमरा में नहीं है कि बावली औलाद पट्टा आ रही है, समझ रहे? बोल मैं बोर्ड पे खड़े हो नहीं दिख रहे हो या सचिन कैमरा में लाग रही है तो मन नहीं देख ले सामने खड़े। तू भी देख अभिषेक, तू भी देख, मन नहीं देखिए। अब जनसंख्या वृद्धि दर की बात थी तो 2011 में औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी हमारी? 10 की 17.7%। और वार्षिक कितना थी? 1.64%। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में रही 27.8%। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की थी -0.47%। एकमात्र राज्य नागालैंड ही है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, अन्यथा हर किसी में बेटा क्या रही? जनसंख्या वृद्धि दर प्लस में रही, धनात्मक रही। ओके बेटा, आगे देखो। ये मूल पॉइंट कुछ थे हमारे। अब अगला पॉइंट आज शुरू होता है लिंगानुपात। क्या है बेटा? लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है? लिखना शुरू कीजिएगा। लिंगानुपात। खुशबू इधर देख बस। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है? लिखिएगा 1000 व्यक्तियों के पीछे 1000 व्यक्तियों के साथ महिलाओं की संख्या। 1000 व्यक्तियों के साथ महिलाओं की संख्या, बोलो क्या कहलाता है? लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 व्यक्तियों के साथ महिलाओं की संख्या ही क्या है? लिंगानुपात। अब है लिंगानुपात का सूत्र। लिंगानुपात ज्ञात करने का मेरे बच्चों सूत्र क्या है? लिखोगे कुल स्त्री जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या? स्त्री जनसंख्या।
उसके बाद में है कुल पुरुष जनसंख्या, कुल पुरुष जनसंख्या गुणा 1/1000, क्योंकि लिंगानुपात 1000 व्यक्तियों पर निकला तो 1/1000। बोलिएगा एक बार, लिंगानुपात का सूत्र क्या है? कुल स्त्री जनसंख्या बटे कुल पुरुष जनसंख्या, और गुणा कितना है? 1/1000। ओके, जब ऐसा करेंगे तो हमें किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का लिंगानुपात प्राप्त हो जाएगा। ओके, इतने बात। अब आप कॉमन सेंस से बताइए राव केतु कि भारत में लिंगानुपात स्त्री अनुकूल रहता है या प्रतिकूल? अनुकूल का मतलब अभिषेक यह है कि जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हो, और प्रतिकूल का मतलब यह होता है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या हो कम। ओके, इतनी बात। प्राचीन समय से लेकर आज तक भारत पुरुष प्रधान देश रहा है। ऋग्वेद से हमारी वैदिक कालीन सभ्यता जब बनी तो वो पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक बनी। तभी से ही बच्चे के जन्म को ज्यादा महत्व मिला, बच्ची जन्म को महत्व कम मिला। ऐसे अंधविश्वासों को सोचते हुए भारत में हमेशा ही स्त्री प्रतिकूल लिंगानुपात रहा। क्वेश्चन आ सकता है कि स्त्री प्रतिकूल लिंगानुपात के कारण क्या है, तो उसमें सबसे पहले बताएंगे पुरुष प्रधान समाज। हमारी मानसिकता ऐसे बन गई, लेकिन इस साक्षरता दर बढ़ने से धीरे धीरे ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। साथ में आधुनिक समय में आ गई वैज्ञानिक लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधियां, समझ गए? जैसे भ्रूण कन्या हत्या है, शिशु कन्या हत्याएं पहले होती थी, उन सभी। अब बात करते हैं अब तक कुल कितनी जनगणनाएं हुई हैं। अरे 2011 की जनगणना क्रम की दृष्टि से कौन सी जनगणना लिखी थी आपने? 15वीं जनगणना। अब तक 15 जनगणना है भारतीय। 15 में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में रहा और न्यूनतम लिंगानुपात किस जनगणना में रहा? लिखो, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात बोलो कौन सी जनगणना में रहा? 1901 की जनगणना में रहा, और 1901 की जनगणना में भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात क्या था? 972। कहने का मतलब यह है 1000 व्यक्तियों के साथ, पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या 1901 की जनगणना में कितनी थी? 972। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सी जनगणना में है? 1901 में 972। उसके बाद में है न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात ये रहा है 1991 की जनगणना में। कौन सी जनगणना में? 1991 की जनगणना में, और वो कितना है? 927। प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या कितनी रही? 927। 1901 में सर्वाधिक 972, जबकि 1991 में क्या रहा? न्यूनतम रही, और वो कितना है? 927। अब वर्तमान जनगणना 2011 की बात करते हैं। लिखिएगा, वर्तमान में औसत लिंगानुपात, वर्तमान में औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना में भारत का औसत लिंगानुपात कितना है? 943। 1000 पुरुषों के साथ 943 महिलाओं की संख्या है। कब? 2011। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे सर्वाधिक, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। ये 3 क्वेश्चन विशेष याद रखने हैं। वर्तमान औसत लिंगानुपात, उसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात, और उसके बाद में न्यूनतम लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है बोलो? 1 नंबर पे केरल। और 2011 के अनुसार
केरल का औसत लिंगानुपात कितना है? 1084। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है तमिलनाडु का 996। दूसरा स्थान किसका है बोलो? तमिलनाडु का है और वो कितना है? 906। तीसरा स्थान सर्वाधिक लिंगानुपात में कौन से राज्य का है? आंध्र प्रदेश, और वो है 943। कितना है प्यारे बच्चों? 993। तो सर्वाधिक लिंगानुपात में एक नंबर का राज्य विशेष याद रखें, बोलो क्या है? केरल। कितना है दिखेगा? 1084। लेकिन संगम 3 तक भी आप याद रख लोगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखो 2011 की जनगणना में भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? एकमात्र राज्य केरल है, जहां स्त्री अनुकूल लिंगानुपात है। अन्यथा हर राज्य में लिंगानुपात क्या है? प्रति। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। राजस्थान राष्ट्रीय औसत में लिंगानुपात से पिछड़ा हुआ है। राष्ट्रीय औसत का बोलो कितना है? 943 और राजस्थान का है 928। अब बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों में एक नंबर पे बोलो क्या है? हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात भारत में हरियाणा राज्य का है 879, 879। ओके सचिन। उसके बाद में अब आप न्यूनतम में लिखेंगे सिक्किम 890। सिक्किम का कितना है? 890। सिक्किम का है 890। फिर तीसरा स्थान बोलो कौन से का आता है न्यूनतम में? पंजाब। न्यूनतम में तीसरा पंजाब है 895। कितना है पंजाब का? 895। लेकिन सबसे बेस्ट क्वेश्चन में 3 है। औसत लिंगानुपात बोलो क्या है? 943। सर्वाधिक लिंगानुपात प्रति केरल 1084, लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का 879। अब देखो अनुज, 2011 की जनगणना का भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां स्त्री अनुकूल लिंगानुपात है? कौन सा है वो? केरल। अब आप लिखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी बोलो कौन सा है? नेहा? पांडिचेरी। कौन सा है? पांडिचेरी। और पांडिचेरी का कितना है? 1037। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी भी स्त्री अनुकूल लिंगानुपात वाला यूटी है। आगे लिखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी। न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी हमारा दमनदीव है 618। कौन सा है? दमनदीव। और ये कितना है इसका? 618। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी 1037। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है? दमनदीव। कितना है उसका? 618। अब देखो ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जो ये पांडिचेरी है, ये वास्तव में किस राज्य के सीमा बॉर्डर पर है? जैसे क्वेश्चन है पांडिचेरी कहाँ स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन कहां पर स्थित है पांडिचेरी? जैसे ऑप्शन में दे दिया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और क्या दे दिया, केरल। भारत में पांडिचेरी नाम के 3 शहर हैं और ये तीनों अलग अलग राज्य में है। इसी कारण ये क्वेश्चन बना हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी कहाँ स्थित है। साउथ इंडिया इस आकृति में है। यहां पर देखेंगे तो ये कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर चलोगे तो ये राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश पूर्वी तट का। पश्चिमी तट पर आएंगे तो यहाँ ये राज्य कौन सा है, केरल। अब वास्तविक जो केंद्र शासित प्रदेश है ये यहाँ पर है पांडिचेरी, तमिलनाडु बॉर्डर पर। लेकिन एक केरल में भी पांडिचेरी और उसका नाम क्या है, माहे। यहाँ केरल में जो है उसका नाम है माहे। माहे भी पांडिचेरी है, लेकिन ये किस तट पर, केरल पर। आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ भी एक पांडिचेरी है, यनम, और यनम पांडिचेरी है आंध्र प्रदेश में, माहे पांडिचेरी है केरल में। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी तमिलनाडु तट पर स्थित है। हमारी जनगणना का एक पॉइंट बेटा पूरा हुआ विकास, और वो है लिंगानुपात। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। इतनी बात है ना, आगे लिखो। अब अगला बात देखते हैं बेटा, इसी जनगणना में साक्षरता दर। अगला पॉइंट कौन सा शुरू होता है, साक्षरता दर। कि वर्तमान भारत की साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता दर, सर्वाधिक, न्यूनतम, ये कुछ पॉइंट है। लेकिन इससे पहले शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात लिखिए, 0 से 6, 0 से 6 आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात, जिसे हम क्या कहते हैं, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात खुशबू किस आयु वर्ग के बच्चों का होता है, 0 से 6 वर्ष। अब देखिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात की बात करें तो औसत लिंगानुपात इनका कितना है, शिशु औसत लिंगानुपात नेहा 919। भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है, 919। ओके, इतनी बात। उसके बाद में बात करते हैं तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक औसत लिंगानुपात केरल है और एक राज्य है जो स्त्री अनुकूल है। लेकिन शिशु लिंगानुपात में भारत में कोई भी राज्य स्त्री अनुकूल लिंगानुपात वाला नहीं, सभी 1000 से डाउनी, और वो अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का है 972, 972। उसके बाद में है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में हरियाणा की स्थिति और भी डाउन है। औसत में भी हरियाणा ही था 879, तो न्यूनतम में भी कौन है, हरियाणा ही है। और हरियाणा का शिशु लिंगानुपात कितना है, वो है 834, 834। याद रखना शिशु लिंगानुपात में कोई भी राज्य स्त्री अनुकूल लिंगानुपात वाला नहीं, जबकि औसत लिंगानुपात में है एक राज्य और वो है केरल, जिसका अधिकतम कितना है 1024। अब अगला पॉइंट साक्षरता दर है। क्या है साक्षरता दर?
ठीक है बेटा। अब साक्षरता दर क्या होती है? साक्षरता में कोई डिग्री डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं होती। जो पढ़ना लिखना जान सके उसे ही किसमें सम्मिलित कर लिया जाता है? साक्षरता दर। लेकिन याद रखना, साक्षरता दर में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। 7 वर्ष से नीचे के छोटे बच्चे जो हैं उनको साक्षरता में सम्मिलित नहीं करते। तो सबसे पहले तो यही लाइन लिखो, साक्षरता 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों, आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। बता दो, साक्षरता दर में किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक। ओके, इतनी बात। अब देखो भारत की औसत साक्षरता दर क्या है? लिखो, औसत साक्षरता दर क्या है संगम? 73%। भारत की औसत साक्षरता दर क्या है? 73%। यहां 73% व्यक्ति साक्षर हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं, साक्षर हैं। अब इसमें बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है? लिखो, पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर। आप अपने कॉमन सेंस से बताइएगा हमें, भारत में पुरुष साक्षरता दर अधिक मिलेगी या महिला साक्षरता? पुरुष साक्षरता अधिक मिलेगी। इसके पीछे भी मूल कारण पुरुष प्रधान समाज का ही होगा, जिसमें लड़के को अधिक साक्षरता की तरफ ध्यान दिया जाता है गार्जियन का, और बच्चियों की तरफ है। लेकिन तुम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो, जो यहाँ इस लेवल तक पहुंचाया है तुम्हें किसने? तुम्हारे माता पिता ने। अच्छी बात है, धन्यवाद करना सभी जाकर उनका। हाँ, पैर में धोख खाना, कभी पैर पकड़ के गिराए ना दी। हाँ, आजकल इसी है रही खुशबू। हाँ। पुरुष साक्षरता दर, आवाज नहीं, पुरुष साक्षरता दर 82.14%। पुरुष साक्षरता ऋतु इंडिया में कितनी है? 82.14%। अब लिखो, महिला साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर है शाबाश 64.64%। 64.64। राजस्थान में औसत साक्षरता दर है 66.1%। ओके, राजस्थान में लगभग पुरुष साक्षरता दर 79% है और महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.1%। राजस्थान में औसत पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 79%, लेकिन राजस्थान में महिला साक्षरता की बात करें ना यहाँ, तो वो है 52.1%। बिहार की महिला साक्षरता दर की बात करें तो वो है 51.5%। भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार की, सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता में केरल है और न्यूनतम स्त्री पुरुष साक्षरता दर में बिहार है। राजस्थान में ये डिफरेंस देख रहे हो, सर्वाधिक। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें स्त्री पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है। राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52.1 और बिहार की 51.5। महिला याद रख लो आप, तो बस समझ गए हो ना। महिला का क्वेश्चन मिल जाए पकड़ के रखना, छोड़ना ही, सिर्फ किसको? महिला। अब देखो, अरे बिहार की महिला साक्षरता दर पूछेगा, पुरुष को कोई पूछने वाला नहीं। अगर यहां ऐसा पूछे तो आप बताओ। अब देखो संगम, राजस्थान की महिला और बिहार की महिला बराबर है ना?
बिहारियों में और आप में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेटा सिर्फ साक्षरता दर। इतनी नाराज ना हो, पूरी बात सुने आपने। ये संयमी तो नहीं है तुम्हारे अंदर। साक्षरता दर की बात कर रहा हूं। दिव्या तो हो गई थी तैयार, भी खड़ी हो गई। लिखो आगे, इतनी बात हो गई। अब लिखो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य। बेटा आप लिख रहे हैं भारत में सर्वाधिक साक्षरता कौन से राज्य? केरल में है लगभग 94%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्यों में बोलो क्या है? केरल। और इसकी लगभग मिलेगी आपको 94%। सर्वाधिक साक्षरता केरल है अभिषेक। 2 नंबर पे मिजोरम 91.33%। मिजोरम कितना? 91.33%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला तीसरा राज्य भी याद रखना, गोवा 88.7%। गोवा की कितनी है? 88.7% के पास। ये सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 राज्य हैं, लेकिन आपकी रेंज में मुख्य बात नेहा यही है, 1 नंबर का तो जरूर ही याद रखना। उसके बाद में है न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, और इसमें सबसे कम साक्षरता दर भारत के 28 राज्यों में बोलो किसकी है? बिहार। कितना है? 61.8%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, 61.8% साक्षरता दर है। उसके बाद में 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर पे कौन सा राज्य आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की है 65.3%। और अब न्यूनतम साक्षरता दर वाला तीसरा राज्य बोलो कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। ये 3 तक न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। अब यही बात केंद्र शासित प्रदेशों की करते हैं। लिखो सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी। सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी बोलो कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। कहाँ है प्रीति लक्षद्वीप? अरब सागर में है। लगभग 91% कर लो लक्षद्वीप। उसके बाद में है न्यूनतम साक्षरता वाला यूटी। मेरे बच्चों न्यूनतम साक्षरता वाला यूटी कौन सा है? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। और दादर नगर हवेली यूटी की साक्षरता दर लगभग 76% है। ये आप यहां पर याद रखें। ये साक्षरता दर के मूल पॉइंट कुछ आपके थे, देखिएगा। सबसे पहले इसमें साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को इसमें काउंटिंग की जाती है। भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? 73%। उसके बाद में मेरे बच्चों पुरुष साक्षरता दर इंडिया की कितनी है? 82.14%। महिला साक्षरता दर जरूर याद रखिएगा 64.64। इनमें शांति मिली संगम, नाम सी मिल जाए। आगे लिखो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कितना? 94%। और न्यूनतम साक्षरता दर बिहार की 61.8%।
सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा है बोलो? लक्षद्वीप। राजधानी बता दो लक्षद्वीप की। कवरत्ती है राजधानी। लक्षद्वीप किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था, डचों के था, पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। किनके नियंत्रण में था? पुर्तगाल। लक्षद्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार था, अंग्रेजों का नहीं, याद रखना ये बात। और लगभग शेष भारत पर किसका अधिकार था? आगे लिखो बेटा, भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एससी कहते हैं, अनुसूचित जाति का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16.63% है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा संगम। 16.33% भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत 16.33%। अब लिखोगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य। कितने राज्य हैं इंडिया में? 28। 28 राज्यों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कौन से राज्य में मिलती है? यूपी में है। कौन से में है? यूपी। अब यही ऐसे ही दो क्वेश्चन अनुसूचित जनजाति के याद रखना विकास। लिखो भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या में, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत, एसटी का प्रतिशत। अरे भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत एसटी अनुसूचित जनजाति है? 8.61%। कितना है प्रिया? 8.61%। याद रखना अच्छे से ये बात। आगे लिखो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य। आपको बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन सभी को। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं बेटा, दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, सर्वाधिक संख्या वाले क्वेश्चन। और ये कौन सा है? एमपी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी मिलेगी आपको यूपी में, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक मिलेगी एमपी। ओके, इतनी बात। एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। यूपी की राजधानी क्या है? कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। ठीक है बेटा। अब देखो, भारत ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है आज भी, लेकिन एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण हो रहा है या नहीं? धीरे धीरे गांव से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन होना ही नगरीकरण कहलाता है। वर्तमान समय में भारत में नगरीकरण हो रहा है, धीरे धीरे जनसंख्या का पलायन रोजगार की तलाश में या सुविधाओं की तलाश में नगरों की ओर पलायन हो रहा है। अब कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और नगरीय जनसंख्या कितनी है वर्तमान 2011 के अनुसार? लिखो
भारत की ग्रामीण जनसंख्या, भारत की ग्रामीण जनसंख्या, भारत की ग्रामीण जनसंख्या मेरे बच्चों, ग्रामीण जनसंख्या कितना है बताओ? ग्रामीण जनसंख्या 68.8%, 68.8%। उसके बाद में लिखिएगा भारत की नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या। अब देखो 100 में 68.8 यदि गांवों में निवास कर रहे तो नगरों में कितने बचे? 31.2%। भारत की लगभग आप कह सकते हो 69% जनसंख्या गांव में है और 29% जनसंख्या कहां पाई, 31% जनसंख्या कहां पाई जाती है? नगरों। अभी ये अनुपात कमी है, लेकिन धीरे धीरे ये जनसंख्या का क्या हो रहा है? नगरीकरण होता जा। ठीक है विकास, इतना टेंशन ग्रस्त मत हो, भेजेंगे तेरे को भी नगर में। हाँ, हो गई इतनी बात। जनगणना की मूल बातें आज आपकी पूरी हुई। ये अभी आपने जनगणना पढ़ी, जनसंख्या की काउंटिंग पढ़ी सचिन, लेकिन एक आर्थिक जनगणना और होती है, एक आर्थिक जनगणना और होती है। भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई? अंतिम आर्थिक जनगणना कब हुई? कुल कितनी आर्थिक जनगणनाएं हो चुकी? देखो आर्थिक जनगणना आपकी बात लिखो। अब तक भारत में, कब तक? अब तक भारत में 7, कितनी रहे? 7 आर्थिक जनगणनाएं हो चुकी हैं। आर्थिक जनगणना हो चुकी है। अब तक भारत में कुल कितनी आर्थिक जनगणना हो गई हैं? 7। ओके, अब लिखो प्रथम आर्थिक जनगणना, प्रथम आर्थिक जनगणना, प्रथम आर्थिक जनगणना बोलो कब हुई? 1977। प्रथम आर्थिक जनगणना हमारे इंडिया देश में 1977। ओके, फिर लिखो अंतिम 7वीं या नई, एक ही तो बात है बेटा ये। अंतिम 7वीं नई आर्थिक जनगणना, कौन सी जनगणना? आर्थिक जनगणना 2019 में हुई। कब हुई है? 2019। ये तीनों क्वेश्चन भी अच्छे मोस्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ध्यान से रखना। अब तक भारत में कुल कितनी आर्थिक जनगणना हुई है? 7। प्रथम और लास्ट जरूर याद रख लेना। फर्स्ट आर्थिक जनगणना कब हुई? 1977। और नई अंतिम आर्थिक जनगणना कब हुई?